हाँ करिए। हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य 24 में। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हम लोग 5th क्लास जो है अटेंड करने वाले हैं। और इस 5th क्लास में जो है हम लोग आज कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही ज्योग्राफी का प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल के बारे में हम लोग जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें कि हमारा नाम अखिलेश यादव है और आप जो है ज्योग्राफी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे पहली चीज तो हमारे चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि होने वाला है हमारा एटमॉस्फियर। तो चलिए भाई, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वह सीएचएसएल हो या फिर जो है सीजीएल ही क्यों ना हो, या फिर आप जीडी की ही प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, या फिर आपका एमटीएस है, या फिर अन्य एग्जाम है जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सभी प्रिपरेशंस के लिए जो है क्या करिए, हमारे चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और उसके बाद जो है आपको नोट्स भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, आंसर राइटिंग के बारे में भी आपको बताया जाएगा, और यहाँ पर जो है इंडिविजुअली आपसे कनेक्ट भी किया जाएगा। तो इन सभी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से फिर से कह रहे हैं कि जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, हमारा टॉपिक जो है एटमॉस्फेयर, जिसका हिंदी में मतलब होता है साथियों वायुमंडल। तो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बारे में हम आज की वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, जानेंगे। तो हम मानते हैं ये क्या है भाई, हमारी पृथ्वी है। क्या है? एक पृथ्वी है। अब आपको बता दें कि पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक लेयर जमी हुई है। पृथ्वी के चारों ओर जो है गैस की क्या जमी हुई है? ये पृथ्वी के चारों ओर जो है हमारी गैस की एक लेयर जो है वह जमी हुई है। ऐसे कुछ मोटी सी लेयर है जिसको ही हम लोग क्या कह देते हैं, हम एटमॉस्फेयर कह देते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक मोटी सी लेयर है जिसको हम लोग साथियों क्या कहने वाले हैं, एटमॉस्फेयर कहने वाले हैं। और इसकी विड्थ जो है लगभग कितनी होती है, तो 1000 मीटर तक जो है इसकी विड्थ होती है। तो यह हमें क्या रखना है, याद रखना है। और बढ़ते हैं आगे, जानते हैं और इससे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है यहीं पे यहाँ पे दिया गया है कि ये किसका पार्ट है। तो जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है उसका एक टॉपिक होता है क्लाइमेटोलॉजी, वहां से ये चीजें ली गई है जो कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगी। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं वायुमंडल के बारे में हम वाइड इंफॉर्मेशन। हमने बताया कि अगर हम मान ले एक ये पृथ्वी है, हमने क्या मान लिया भाई, माना कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की लेयर है साथियों, वही को हम क्या कहने वाले हैं, वही को हम एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल जो है कहने वाले हैं। लिखा भी गया है यहाँ पर कि आ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ हेल्ड बाय ग्रेविटी प्रोटेक्ट्स लाइफ। अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि जो गैसें हैं वह पृथ्वी से जुड़ी हुई क्यों है, वह ऊपर क्यों नहीं चली जाती हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के पास क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है। दैट्स व्हाई जो वो लेयर है वह पृथ्वी को बाउंड रखती है, अपने पास ही रखती है। यही लिए क्या होता है, ये चीजें गैसें जो है टिकी रहती हैं। तो पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की एक परत हो जो कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो है स्थिर रहती है और तापमान को नियंत्रित करके हानिकारक जो विकिरण होती हैं इनसे बचाने का भी काम हमको कौन करती है, तो वह करती है हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, वह इनसे बचाने का काम करता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फिगर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितने लेयर में बांट दिया गया है। तो एटमॉस्फेयर को जो है 5 लेयर में बांट दिया गया है। कौन कौन सा है भाई? तो एक है हमारा ट्रोपोस्फियर, एक है हमारा ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर ट्रोपोस्फियर, और उसके बाद आ जाता है एक्सोस्फियर। बात करें हिंदी में इनका क्या नाम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं भाई, हम तो भाई अपना जो है एक फिगर जो है अलग से बना लेते हैं और अपने वाले फिगर में क्या करते हैं, समझ लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये क्या है हमारा जो है, हम सपोज करते हैं कि ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ये है हमारी अर्थ। हमने कितने लेयर में इसे बांट दिया साथियों, तो हमने जो है इसे बांट दिया 5 लेयर में। सबसे नीचे वाली को हम लोग वहां पे ट्रोपोस्फियर, तो हिंदी में हम लोग क्या कहने वाले हैं, हिंदी में हम लोग जो है इसे क्या कहेंगे मेरे भाई, या हम कहने वाले हैं स्थल मंडल। कौन सा मंडल हो जाएगा? स्थल मंडल हो जाएगा।
और उसके बाद जो हमारी सेकेंड लेयर है उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, उसको हम लोग कहने वाले हैं समताप मंडल, बीच वाले को हम लोग कहेंगे मध्य मंडल, और उसके बाद आ जाता है हमारा आयन मंडल, और उसके बाद साथियों आ जाता है हमारा बाह्य मंडल या फिर जो है बहिर्मंडल। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ट्रोपोस्फियर जिसकी विड्थ जो है कितनी होती है, लगभग 20 किलोमीटर की विड्थ होती है। कितनी होती है, तो 20 किलोमीटर की। वहीं पे उसके ऊपर जो है या जिसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, तो इसकी जो विड्थ होती है लगभग 50 किलोमीटर होती है। और ये जो हमारा है भाई कौन सा है, तो थर्ड वन इज मीजोस्फीयर। इसकी विड्थ अगर हम पृथ्वी की सतह से बात करें तो कितनी होती है, 85 किलोमीटर होती है। वहीं पे तीसरा जो है, चौथा जो है हमारा, जिसको हम लोग तो थर्मोस्फीयर कहते हैं, यहां पर ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्मोस्फीयर होने वाला है। क्या होने वाला है साथियों, थर्मोस्फीयर जो है यहाँ पर होने वाला है। तो आप लोग जो है यहाँ पे क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और थर्मोस्फीयर जो है इसकी जो पृथ्वी की सतह से विड्थ है वह कितनी है, तो वह है मेरे भाई 690 किलोमीटर। ये डाटा जो है एक्चुअल नहीं होता है, ये डाटा जो है हमेशा क्या होते हैं, अप्रॉक्स में होते हैं, हम जाके एक्चुअल में वहां पर मेजर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट वाला क्या आ जाता है, एक्सोस्फीयर, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, बाह्य मंडल कह देते हैं। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, हम एक फिर से फिगर यहाँ पे बना लेते हैं और हम जानते हैं इससे रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वह सारी की सारी कलेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम जो है जानेंगे ट्रोपोस्फीयर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, ये है हमारा भाई ट्रोपोस्फीयर। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, तो यहाँ पे जो है जितनी भी एटमॉस्फेरिक जो चीजें हैं, जैसे कि बारिश का होना, आंधी तूफान का आना, आंधी तूफान अगर आ रहा है तो वो सारी घटनाएं जो है कहाँ पे होगी, बारिश आना, आंधी तूफान का आना, साइक्लोन का फॉर्मेशन होना, सुनामी आना, ये सारी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं साथियों कहां पर होने वाली है, तो ये सारी चीजें होने वाली है ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल, सॉरी इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। तो कहां पर होने वाली है, क्षोभ मंडल में जो है होने वाली है ये सारी चीजें। अब उसके बाद दूसरा जो आ जाता है, यहां पर भी दिया गया है कि दूसरा जो लेयर आ जाती है हमारी, दूसरी लेयर जो आ जाती है, कौन सी लेयर है वह हमारी, तो उसका नाम है साथियों, कौन सा है, स्ट्रेटोस्फीयर। अब स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, जितने भी प्लेन होते हैं, प्लेन यानी एयर जेट्स वगैरह, वो कहां पे मूव करते हैं, तो वो मूव करते हैं हमारा इसी लेयर में। कहां पे मूव करते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम लोग हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। जितने भी प्लेन होते हैं वो हमेशा बादल के ऊपर मूव करते हैं, इतना आप ध्यान दीजिएगा। कौन सा मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है। अब मीजोस्फीयर की क्या खास बात है, तो जो हमारा मीजोस्फीयर है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उल्का पिंड आपने नाम सुना होगा, जिनको हम लोग मेटर्स कहते हैं यानी मेटरॉइड्स कहते हैं। अगर वह पृथ्वी पर गिरेंगे तो जहां पर गिरेंगे वहां की एरिया जो है वह बर्न आउट हो जाएगी, जल जाएगी। तो उनको पृथ्वी पर गिरने से पहले ही उनको कौन जला देता है, तो उनको जला देता है हमारा मीजोस्फीयर। यहीं पर क्या होता है, जितने भी मैटर्स होते हैं यानी जितने भी क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, उनका काम तमाम कौन कर देता है, तो वह कर देता है मीजोस्फीयर। उसके बाद हमारा है थर्मोस्फीयर। साथियों थर्मोस्फीयर का एक अलग ही जो है रोल है। यह क्या करता है, जितने भी हम लोग सैटेलाइट की लॉन्चिंग करते हैं वो सारी की सारी कौन से स्फीयर में एग्जिस्ट करती हैं, तो वह पाई जाती है हमारा कौन से स्फीयर में, थर्मोस्फीयर में पाई जाती हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब वहीं पे हमारा आ जाता है लास्ट जिसको हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं। यहां पे क्या पाया जाता है, तो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन से स्फीयर में पाया जाता है साथियों, तो वह पाया जाता है हमारा एक्सोस्फीयर में। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमारा क्या है भाई, ट्रोपोस्फीयर में जितनी भी वेदर कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, सारी की सारी कहां पे इनकी हैपनिंग होती है, तो ये होती है हमारा ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल में। उसके बाद जो वायुयान है या कहां पर उड़ते हैं, तो या उड़ते हैं मेरे भाई किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में यानी कि समताप मंडल में। और जितने भी उल्का पिंड हैं इनका काम तमाम कहां पे हो जाता है, तो मीजोस्फीयर यानी कि हमारा जो मध्य मंडल है यहां पर ये बर्न आउट यानी जल जाते हैं। और वहीं पर जितने भी सैटेलाइट हैं ये कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये मेरे भाई एग्जिस्ट करते हैं कहां पे, थर्मोस्फीयर में जो है ये एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, दैट एग्जिस्ट इन द एक्सोस्फीयर, यानी ये कहां पे पाया जाता है, तो बाह्य मंडल यानी कि बहिर्मंडल में हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यह पाया जाता है। अच्छा, इस एटमॉस्फेयर की लगभग विड्थ की बात की जाए तो कितना होता है, 10,000 जो है किलोमीटर, 10,000 क्या यहाँ पे 1000 ही होता है, आपको 1000 ही जो है याद रखना है। तो कितना होता है भाई, ये होता है हमारा 1000 जो किलोमीटर है, या क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर की विड्थ हो जाती है, इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे भाई, तो यहीं पे आप जान लीजिएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर कितनी होती है, 5 लेयर होती है। कौन कौन सी, तो वो होती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर और लास्ट वाली है एक्सोस्फेयर। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे दिया गया इनके कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन यानी कि जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, संगठन। क्या पढ़ते हैं, संगठन, यानी ये कौन कौन सी चीजों से मिलकर के बना हुआ है, कौन कौन सी गैसें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो मेनली यहाँ पे 3 गैसें पाई जाती है। कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इन्हीं को हम याद रखते हैं। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो है किसका वेटेज होता है, सबसे ज्यादा जो है कौन सी गैस पाई जाती है, तो वह पाई जाती है नाइट्रोजन। इसका परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है, तो 78% है। सेकेंड नंबर पर कौन सी मोस्ट एबंडेंट गैस कौन सी है, तो वह है ऑक्सीजन, जिसकी जो अवेलेबिलिटी है वह 21% है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड आप देख पा रहे होंगे, पहले आर्गन जो कि 0.934% पाई जाती है, और वहीं पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.037% पाई जाती है। नियान समथिंग समथिंग जो है सारी चीजें पाई जाती हैं। हमको मेनली क्या याद रखना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने पाई जाती है, तो 78.078 हम याद रख लेंगे तो हमारा काम हो जाने वाला है। ऑक्सीजन तो ये लगभग 20.946 यानी कि 21% जो है लगभग पाई जाती है। अब बढ़ते हैं आगे, जैसा कि हमारी इस वाली स्लाइड में क्या दिया गया है, इस रिलेटेड जो अन्य इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। हमने पहले बताया थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर भाई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बताएंगे आप लोग जल्दी से, इसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। और उसके बाद ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। और उसके बाद जो है मीजोस्फीयर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। और उसके बाद थर्मोस्फीयर को क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। और उसके बाद जो है एक्सोस्फीयर को क्या कहते हैं, बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल जो है या हम कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है लगभग 12 से 18 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है। फिर सरफेस से ही 50 किलोमीटर तक इसकी विड्थ हो जाती है, सरफेस से 80 किलोमीटर तक इसकी, और सरफेस से लगभग 700 किलोमीटर तक इसकी, और सरफेस से लगभग यहाँ पर आपको याद रखना है 1000, कितना पाई जाता है, 1000। तो 1000 किलोमीटर तक इसकी विड्थ हो जाती है। वह हमारे एक्सोस्फीयर की यानी बाह्य मंडल की विड्थ लगभग इतनी हो जाती है। ये सारी चीजें। अब यहाँ पर हमारे पास एक बार ग्राफ दिया गया है जो कि किसके बारे में हमको बताता है, टेम्परेचर के बारे में जो है बता रहा है कि टेम्परेचर कैसे कैसे इंक्रीज होता है, कैसे कैसे डिक्रीज होता है। तो जब हम क्या करते हैं मेरे भाई, जब हम यहां से क्या करते हैं, यहां से जब हम ट्रोपोस्फीयर में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो कुछ दूर तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो है बढ़ता है, उसके बाद क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और उसके बाद फिर से क्या होता है, जैसे जैसे हम कहां पे जो है एंटर करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, यहाँ पे टेम्परेचर जो है फिर से बढ़ता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर से जब हम क्या करते हैं मेसोस्फीयर में जाते हैं, टेम्परेचर घटता है। उसके बाद फिर यहाँ पे लगभग जो है स्टेबल रहता है। उसके बाद थर्मोस्फीयर में इसका टेम्परेचर अचानक से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर घटता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता है, फिर उसके बाद मेसोस्फीयर में टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। फिर से जो हमारा थर्मोस्फीयर है यहाँ पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यह भी हमें क्या रखना है, एज जो है एडिशनल फैक्ट अपने दिमाग में बैठा के रखना है। अब यहीं पर आपको बता दें कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है यानी कि समताप मंडल होता है, यहीं पे एक इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है इसको हम लोग कौन सा कह देते हैं, ओजोन स्फीयर कह देते हैं। कौन सा स्फीयर कह देते हैं, ओजोन स्फीयर। तो इसके बारे में भी आगे जानने वाले हैं। और यहीं पर जो हमारा थर्मोस्फीयर है इसके ऊपर वाली लेयर को हम लोग आयनोस्फीयर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आयनोस्फीयर। तो इन सभी के बारे में हम आगे जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे दिया गया है भाई, क्या दिया गया है, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल। यहाँ पे क्या होता है, अगर रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो कहां पे होगी भाई, ट्रोपोस्फीयर में होगी। स्नो का फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, थंडरस्टॉर्म, ये सारी चीजें जो है कहां पे होने वाली है, तो ये सारी चीजें ट्रोपोस्फीयर में होने वाली हैं। लेकिन जो ये है भाई हमारी एरोप्लेन है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, यहाँ पे ये
नहीं उड़ती है। ये कौन से वाले स्फीयर में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। देख लेते हैं, इसकी हाइट लगभग 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच में होती है। सारे के सारे जो वेदर फेनोमेनन है, आंधी तूफान बारिश बादल का बनना बिजली का कड़कना, ये सारी की सारी चीजें जो है कहां पे हो जाती है? ट्रोपोस्फीयर में होती है। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर भाई क्या होता है? डिक्रीज होता है। ट्रोपोस्फीयर में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर माइनस होता जाता है, ये हमें याद रखना है। और यहाँ पे भाई क्या है? 75% जो हमारा एटमॉस्फेरिक मास है वह किससे बना हुआ है? ट्रोपोस्फीयर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी लेयर का वेटेज यानी उसकी विड्थ सबसे ज्यादा है, तो दैट विल बी ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल लगभग 75% कंटेन करता है यह हमारे एटमॉस्फेयर का। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे दिया गया है भाई ट्रोपोपॉज के बारे में। अब ट्रोपोपॉज क्या हो जाता है? बहुत ही प्यारी सी चीज होती है। हम सपोज करते हैं ये पृथ्वी हुई, ट्रोपोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर, तो हमारी ऐसी लाइन जो क्या करती है? ट्रोपोस्फीयर को स्ट्रेटोस्फीयर से अलग करती है। ट्रोपोस्फीयर को स्ट्रेटोस्फीयर से अलग करने वाली लाइन को ही क्या कह देंगे? ट्रोपोपॉज कह देंगे। भाई पॉज मीन्स क्या होता है? पॉज मीन्स होता है रुकना, यानी यहां पे ट्रोपोस्फीयर का काम खत्म हो जाता है। तो दैट्स व्हाई इस लाइन को हम क्या कहेंगे? ट्रोपोपॉज कहेंगे। ये जो हमारी ब्लू वाली लाइन है इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? ट्रोपोपॉज कहने वाले हैं। तो आपको इसका भी आइडिया जो है थोड़ा बहुत होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे भाई, यहां पे क्या दिया गया है? यहां पे दिया गया है स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। अब स्ट्रेटोस्फीयर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समताप मंडल। कौन सा मंडल कहते हैं? तो इसको हम लोग कह देते हैं भाई समताप मंडल। समताप मंडल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे जितने भी प्लेन हैं, प्लेन यानी कि एरोप्लेन, जितने भी जेट्स हैं वो कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, कहां पे उड़ते हैं? तो या उड़ते हैं हमारे कौन से स्फीयर में? स्ट्रेटोस्फीयर में जो है उड़ने का काम करते हैं। और आपको बता दें स्ट्रेटोस्फीयर में भाई क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है वह क्या होता है? टेम्परेचर यहाँ पे जो है ऊपर की ओर जाता है, यानी टेम्परेचर जो है या क्या होता है? बढ़ता है। किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। वहीं पे समताप मंडल में ही जो हमारी ऊपर वाली लेयर होती है, समताप मंडल की जो ऊपर वाली, हम मानते हैं कि ये क्या है भाई? हमारा ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद हम समताप मंडल मान ले रहे हैं यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली लेयर है उसको कहते हैं ओजोन लेयर। कौन सी लेयर कहते हैं? तो ओजोन लेयर कहते हैं। और ओजोन लेयर कौन सी गैस से मिलकर बनी होती है? O3 यानी ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के ये लेयर बनाते हैं, जो कि हमको सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे हमको बचाने का काम कौन करता है? तो ये करती है कौन सी? ओजोन लेयर जो है हमको क्या करती है? ओजोन लेयर हमको पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम कौन करती है? ओजोन लेयर। आप सपोज करिए कि अगर ओजोन लेयर ना होती तो क्या होता? हम सभी को स्किन कैंसर हो जाता, कई सारी स्किन रिलेटेड बीमारियां हो जाती। तो ओजोन लेयर जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन की रक्षा कर रही है। तो क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि ओजोन लेयर कौन से स्फीयर में पाई जाती है? ऑब्वियसली इट फाइंड्स इन स्ट्रेटोस्फीयर मींस क्षोभ मंडल। बढ़ते हैं आगे भाई। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है कि आइडियल फॉर जेट एयरक्राफ्ट। जेट एयरक्राफ्ट मैंने पहले ही बता दिया कहां पे एग्जिस्ट करते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन लेयर भी कहां पे पाई जाती है? यही पाई जाती है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों को अब्सॉर्ब करती है ताकि हमें स्किन कैंसर ना हो। अगर ये चीजें पृथ्वी पर आएंगी तो भाई हमारा हमें क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मध्य मंडल जो है कहते हैं। तो ये हमें जानते रहना है। इसकी हाइट लगभग जो अर्थ की सरफेस होती है यहाँ से 50 से 80 किलोमीटर होती है। और उसके बाद जो है टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है? फिर से एक बार टेम्परेचर डिक्रीज होता है। आप देख रहे होंगे मेसोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? फॉल डाउन आ जाता है, इसमें डिक्रीज हो जाता है। और उसके बाद क्या दिया गया है? कोल्डेस्ट लेयर। आपसे पूछा जाए कि सबसे ठंडी लेयर कौन सी है, तो सबसे जो ठंडी लेयर है मेरे भाई वह कौन सी होने वाली है? मेसोस्फीयर। अच्छा, सबसे गर्म लेयर कौन सी हो जाएगी? दिमाग लगा के आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे दिया गया है थर्मोस्फीयर के बारे में। थर्मोस्फीयर भाई इसकी हाइट जो है लगभग 80 से 400 किलोमीटर होती है।
ये डाटा अप्रॉक्स होता है। और वहीं पे यह क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर कंटेन्स आयनोस्फीयर। यहाँ का जो आयनोस्फीयर होता है, मैंने पहले ही बताया कि थर्मोस्फीयर में जो हमारी ऊपर वाली लेयर हो जाती है इसको क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर। यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है होता है। और आयनोस्फीयर किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को। और क्या करता है, एनेबल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। यहीं से जो हम लोग फोन करते हैं और उधर से जो है आवाजें आती हैं, या इधर से जो आवाज हम जिसको फोन किए हैं उसको सुनाई देती है, ये सारे के सारे सिग्नल का ट्रांसफर किस वजह से होता है, तो आयनोस्फीयर से होता है। सपोज करिए कि अगर आयनोस्फीयर ना होता तो क्या आप जो है ये क्लास ले पाते, बिल्कुल भी ना ले पाते। तो यानी आयनोस्फीयर की बदौलत ही हम क्या कर पा रहे हैं, क्लास को ले पा रहे हैं, मोबाइल से जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसका अलग ही रोल है भाई। आगे क्या दिया गया है, ऑरा फॉर्मेशन। यहीं पे जो है ऑरा का भी फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑब्वियसली इट विल बी इंक्रीज, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ने वाला है। आगे जानते हैं, चलिए आगे दिया गया है एक्सोस्फीयर, यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल भी कहते हैं। और यह क्या है, यह ग्रेजुअल ट्रांजिशन इनटू स्पेस। धीरे धीरे हम इस स्फीयर से कहां पे पहुंच जाते हैं, स्पेस में जो है पहुंच जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जो है वह भर भर के पाई जाती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जो है यही तो मिल करके क्या करती हैं, सन का फॉर्मेशन करती हैं। सनलाइट जो है हमको कहां से मिलती है, हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन से ही हमको जो है सनलाइट मिलती है। तो इनका तो अलग ही रोल है। और उसके बाद क्या दिया, सैटेलाइट्स ऑर्बिट हियर। सैटेलाइट भी कह रहे हैं यहाँ पे पाई जाते हैं, फिलहाल बड़ी सैटेलाइट यहाँ पे पाई जाती हैं। और जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यह भी कहां पे पाया जाता है, तो यह एग्जिस्ट करता है हमारा एक्सोस्फीयर में। और बढ़ते हैं आगे, जानते हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर, इसको हम कह सकते हैं कि जीवन की रेखा है एक प्रकार की, क्योंकि हमको जीवन देने का काम, हमारी जीवन को अच्छा करने का काम, सुलभ करने का काम कौन करती है, तो ओजोन लेयर करती है। ओजोन लेयर क्या करती है, जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इनको क्या करती है, इनको रोकने का काम करती है। और वहीं पर जो है, अच्छा अल्ट्रावायलेट जो है, सॉरी ओजोन लेयर जो है, यहाँ पे कौन सी गैसें पाई जाती हैं, O3 गैस, यानी ऑक्सीजन के 3 अणुओं के मिलने से इसका फॉर्मेशन होता है। अच्छा ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर की जो बात हो रही है भाई, कौन सी लेयर, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में कुछ समय पहले ऐसा कहा गया था कि यहाँ पे क्या हो गया है भाई, यहाँ पे एक हो गया है होल, ठीक है, यानी कि एक क्या हो गया है, छिद्र हो गया है। अब इस छिद्र की खोज किसने की थी, तो वह हमको याद रखना है फॉरमैन ने की थी। किसने की थी, फॉरमैन ने की थी। फिलहाल अभी रिसेंट में जो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो चुका है, कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। तो अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और इसी चीज को, यानी कि ओजोन लेयर पे क्षति ना हो, हम जो है सीएफसीज का जो है एमिटेशन ना करें, यानी उन्हें एमिट ना करें, उत्सर्जित ना करें। इसके लिए क्या हुआ था भाई, इसके लिए जो है एक कन्वेंशन हुई थी। अब उस कन्वेंशन का नाम क्या था, उस कन्वेंशन का जो हमारा नाम था, उसका नाम था साथियों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम था भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। यहां पे दिया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है, तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। और इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, ओजोन डे जो है वह सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा मॉन्ट्रियल कहां पे है, तो मॉन्ट्रियल जो है ये कहां का प्लेस है भाई, कनाडा का है। कहां का है, कनाडा का है। तो सीएफसीज का एमिशन ना हो, ओजोन लेयर जो है यहाँ पे होल ना हो, इसके लिए एक मीटिंग होती है। कब होती है, 16 सितंबर 1987 को, जो कि ओजोन लेयर को कंजर्व करने की बात करती है। और ये प्लेस है कहां पे मेरे भाई, कनाडा में है। और 16 सितंबर को ही हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, ओजोन डे जो है यह सेलिब्रेट करते हैं। ओजोन का फंक्शन क्या है, तो ओजोन का फंक्शन है सन से आने वाली, यानी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज है, उनसे यह क्या करता है, उनको वापस कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमने पहले ही बताया क्या होने वाला है, हमें स्किन कैंसर जो है वह होने वाला है, यानी त्वचा संबंधी जो कैंसर है या फिर स्किन डिजीज जो है, त्वचा की बीमारियां जो है यह होने वाली है। तो ये रही हमारी ओजोन लेयर। भाई कौन से स्फीयर में पाई जाती है ओजोन लेयर,
हमने अभी रिसेंटली आपको बताया। आप जो है तुरंत क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में वो जो है आंसर जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे भाई, आगे देखते हैं मेरे बच्चे क्या है यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। भाई एटमॉस्फेयर का फंक्शन क्या है, यानी इसके कार्य क्या है। तो इसके कार्य जो है क्या है भाई, सबसे पहली चीज तो ये हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हमने अभी बताया कि यूवीज यानी अल्ट्रावायलेट रेज से हमको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो यही करता है एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर रेगुलेशन, अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता कि हम लोग यानी ह्यूमन बींग्स, इवन एनिमल ही क्यों ना हो, यहां पर सरवाइव ही ना कर पाते। दैट्स व्हाई इसका जो एटमॉस्फेयर का होना मैंडेटरी है। और उसके बाद वेदर फॉर्मेशन, क्लाइमेट फॉर्मेशन, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हमारा एटमॉस्फेयर ही है। एटमॉस्फेयर ना होता तो वेदर फॉर्मेशन होता ही ना। और उसके बाद गैसों का जो कंपोजिशन है यानी इनका संगठन है, इनको बैलेंस करने का काम भी कौन करता है, तो वो हमारा करता है भाई एटमॉस्फेयर करता है। तो एटमॉस्फेयर हमारे कह सकते हैं कि जीवन जीने के लिए जरूरी है। अच्छा, अन्य प्लैनेट पर क्यों नहीं हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए जो है एटमॉस्फेयर का होना क्या है भाई, जरूरी है। आगे देखते हैं, अब यहां पर दिया गया है हमारा हीट बजट ऑफ अर्थ। तो हीट बजट ऑफ अर्थ में क्या दिया गया है कि जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन को मैनेज करने का काम भी कौन करता है, तो ऑब्वियसली हमारा एटमॉस्फेयर करता है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्री रेडिएशन, और उसके बाद जो हमारी हीट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी कौन करता है, तो मेरे भाई उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है हमारा एटमॉस्फेयर ही करता है। सपोज करिए कि अगर सनलाइट जो है हमारे पृथ्वी पर आ गई, अगर वो रिटर्न ही ना जा पाए तो क्या होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होने वाली है, तो फिर ये चीजें हमारे लिए खतरनाक हो जाएंगी। इसलिए जो है इसका वापस जाना भी जरूरी है। तो बैलेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग एनर्जी, इनकमिंग और आउटगोइंग एनर्जी के बीच में बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, तो इसके लिए जो है हमारा एटमॉस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है। आगे क्या दिया गया है भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो ट्रैपिंग ऑफ हीट बाई गैसेस। कई बार क्या होता है कि अगर ये पृथ्वी है तो इसके चारों ओर क्या होता है, कुछ गैसेस होती हैं, एक लेयर बना लेती हैं, और इधर क्या होता है, सनलाइट जो है, इधर भाई सनलाइट जो है क्या होती है, वह तो इंटर कर जाती है, सनलाइट इंटर तो कर जाती है, लेकिन यहां से बाहर नहीं जा पाती है। तो ऐसे में क्या होता है, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट कहते हैं। और इसी से क्या कॉज होती है, तो यही जो इंसिडेंट है या क्या कॉज करती है, तो ग्लोबल वार्मिंग। इसी घटना से ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो घटना है वह जो है अंजाम लेती है। और आगे दिया गया है मेरे भाई, क्या दिया गया है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं भाई। क्या क्या पूछा गया है, पहला है कि ऑर्डर ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर का ऑर्डर क्या है, तो जल्दी से बताइएगा क्या ऑर्डर है, कितनी लेयर पाई जाती हैं भाई, 5 लेयर। सबसे पहले कौन सा, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद कौन सा भाई, मीजोस्फेयर, उसके बाद कौन सा, थर्मोस्फेयर, और लास्ट वाली कौन सी है, एक्सोस्फेयर। कौन सी है, एक्सोस्फेयर। ये हमें सबसे पहली चीज तो इसका ऑर्डर ही पता होना चाहिए। उसके बाद ओजोन लेयर की लोकेशन, तो मैंने पहले ही बताया भाई ओजोन लेयर कौन से लेयर में पाई जाती है, ओजोन लेयर कुछ नहीं है, ओजोन लेयर कहां पे पाई जाती है, तो ओजोन लेयर जो है मेरे भाई वह यहीं पे पाई जाती है। ये कौन सी लेयर है, ये हमारी ओजोन लेयर है, जो कि कहां पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। अब उसके बाद जो है क्या दिया गया है यहाँ पे कि रोल ऑफ आयनोस्फेयर इन कम्युनिकेशन। भाई आयनोस्फेयर का रोल कम्युनिकेशन में क्या है, क्योंकि ये क्या करता है, जो रेडिएशन होती है, रेडिएशन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। सपोज करिए अगर ऐसा ना होता तो हम अभी ये क्लास नहीं ले सकते थे, हम किसी से भी कनेक्टिविटी नहीं बना सकते थे। तो इसका होना भी क्या है, जरूरी है। तो ये सारे क्वेश्चंस इनको आप अपनी भाषा में जो है अपने जो भी आपकी नोट्स है वहां पे सॉल्व कर लीजिएगा। और उसके बाद हमारा क्या दिया गया है भाई कि जो कंक्लूजन, अच्छा इससे क्या निकलता है इस क्लास से, तो हम जो है बहुत सारी चीजों के बारे में जान चुके हैं, जैसा कि एटमॉस्फेयर का हमारी लाइफ में क्या रोल है, और उसके बाद क्लाइमेट वेदर में क्लाइमेट और वेदर के फॉर्मेशन में एटमॉस्फेयर का क्या रोल है। उसके बाद ये जो टॉपिक जो है किसका है, तो प्रीलिम्स और मेंस जो है उनका दोनों का टॉपिक है। तो इस जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको सच्चे मन से क्या करना है, इसको समझना है, पूरी क्लास को अटेंड करना है। और मुझे आशा है कि आपको
ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वह अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस क्लास को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर जो है टाइप करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी आपको जानकारी मिली हो तो लाइक करिएगा और अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा जिनके एग्जाम के प्रिपरेशन में ज्योग्राफी नाम का सब्जेक्ट आता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि वीडियो की अपडेट जो है आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।